इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वह नाम है जो इस देश के गांव गली में रहने वाले करोड़ों करोड़ भारतवासियों, करोड़ों करोड़ भारत में रहने वाले लोगों के लिए उनकी मुक्ति कराने वाला ये नाम है। बाबा साहब को लेकर समय समय पर राजनीति भी होती रहती है, लेकिन अगर जो विमुक्त लोग हैं या जो पीड़ित शोषित लोग हैं समाज में, उनका उत्थान, उनको पढ़ने लिखने सम्मान से जीने की अगर आज़ादी किसी शख्स ने दिलाई तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। और उन्होंने संविधान की रचना तो की ही, वो इस देश के और दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। ये पहलू बहुत कम लोग जानते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना में भी जो परिकल्पना थी वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही थी। तो इतने महान शख्स को लेकर राजनीति स्वाभाविक है। और एक समय ऐसा भी आया कि बाबा साहब को एक जाति के नेता के रूप में सीमित कर दिया गया। लेकिन 2024 के चुनाव में जो विपक्ष का नैरेटिव था संविधान खतरे में है, उसके बाद से एक बार फिर बाबा साहब को लेकर एक नए तरीके का ताना बाना सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बुना गया। और समय समय पर ये चीज़ें रहीं कि बाबा साहब को लेकर जब भी कभी कोई बात हुई तो वो अपने आप में एक राजनीतिक दलों के लिए कम से कम बहुत महत्वपूर्ण रही। संसद में, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दरमियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर एक बयान दे दिया। दरअसल बयान तो बहुत सामान्य सा था, लेकिन उन्होंने बार बार ये कह दिया, अंबेडकर 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 करते हो, अगर इतनी बार भगवान का नाम लो तो 7 जन्मों तक मुक्ति मिल जाएगी। बस यहीं से अमित शाह की इसी बात को विपक्ष ने पकड़ लिया और लड़ाई हो गई अंबेडकरवादियों बनाम मनुवादियों में, या इसे अंबेडकरवाद बनाम मनवाद का रूप देने की कोशिश की जा रही। आज दिन भर संसद ठप रही। विपक्ष ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सुबह गर्मा गर्म बहस के बाद संसद को स्थगित कर दिया गया। तो उसके बाद सड़क पर विपक्ष उतर आया। कांग्रेस पार्टी के लोग सड़क पर आए, बाबा साहब का चित्र लेकर हंगामा करने लगे और अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगे। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद दलित समाज से आते हैं, उन्होंने कहा अमित शाह इस्तीफा दें। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जो हैं इस देश के, उन्होंने अमित शाह के समर्थन में पोस्चर लिया और उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी की सरकार ने, एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश की और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली। कांग्रेस ने 2 बार बाबा साहब को चुनाव में हराने की साजिश रची, चाल चली। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार कर दिया गया। कांग्रेस ने उनकी तस्वीर को संसद के सेंट्रल हॉल में भी स्थान देने का विरोध किया और ये गौरव भी बाबा साहब को नहीं दिया। नरेंद्र मोदी को अमित शाह के समर्थन में उतरना पड़ा। बीजेपी के रणनीतिकारों को लगा कि ये तो फाउल हो गया, सेल्फ गोल जैसा हो गया। और शाम होते होते अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने जो बातें नरेंद्र मोदी ने कही, वही बातें अमित शाह ने भी कही, लगभग कमोवेश, और कहा कि उनका जो वीडियो है उसे काट छाट कर कांग्रेस पार्टी ने एक ट्विस्ट दिया है। ये उसकी गंदी रणनीति है और पहले भी अमित शाह के वीडियो कांग्रेस पार्टी इस तरीके से ट्विस्ट करती रही है।
लेकिन बड़ा सवाल कि क्या ये राजनीति का झगड़ा है या फिर अंबेडकर की विरासत की सियासत है, और अंबेडकर की विरासत की सियासत में किसे फायदा किसे नुकसान। मंथन में आज इसी पर चर्चा। कि वो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है। अंबेडकर की विरासत किसकी सियासत, मंथन में आज इसी बात की चर्चा। देर शाम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी है उसके नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का घेराव किया, धरना दिया और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। ये वो दृश्य हैं वो लगातार जो हम आपको दिखाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा वो आपको हम सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले अमित शाह ने क्या कहा जिसको लेकर बवाल मचा, और राहुल गांधी और अन्य नेताओं की प्रतिक्रियाएं पहले सुन ली जाएं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अंबेडकर के खिलाफ है। अब कुछ और नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं, उनको भी सुना जाए। अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6-7 मुझे मालूम, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से कल अमित शाह राज्यसभा में उन्होंने कहा, एक गुस्ताखी की उन्होंने, और महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेते लेते उन्होंने कहा कि अब ये तो फैशन हुई है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। मैंने सुना है ना आपको, ये अब फैशन हुई है। इतने बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्म में आपको स्वर्ग में स्थान मिल जाता। आप होते कौन हो? अंबेडकर जी ने जो एक व्यक्ति ऐसी है, किसी पक्ष की सीमा उनको लागू नहीं होती। हर एक के दिल में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए एक स्थान है, और जिन्होंने संविधान हमें दिया उनका अपमान जिस तरीके से भाजपा कर रही है वो हमें तो मंजूर नहीं है। और इसलिए अब क्या भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमित शाह जी के ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं, या उन्होंने खुद कहा था अमित शाह जी को कि ये बात कहो? दिल्ली का भी सदन नहीं चला, और वहां भी आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में, और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए
उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। और यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। उनकी जो भाषा सदन में है वो शायद डेमोक्रेटिक नहीं है। वो एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर ले करके घूमने का जो नाटक कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए क्या क्या किया है, बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊंगा। पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमारा पार्टी हमारे लिए आराध्य रहे हैं, हमेशा पूजनीय रहे हैं। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा वंदनीय रहे हैं। इसलिए हम लोगों का काम मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो 5 तीर्थ स्थल विकसित किया जा रहा है, वो डिटेल आपको मालूम है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, ये लोग मनुस्मृति को मानते हैं और इसी के अनुसार चलते हैं। जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम की प्रस्तावना में कहा था कि ये लड़ाई मुझे लगता है मनुस्मृति बनाम अंबेडकर की तरफ ले जाई जा रही है या जा रही है। केजरीवाल भाजपा मुख्यालय दीनदयाल मार्ग में प्रदर्शन करने पहुंचे और उन्होंने अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातें भी कही। इस नेतृत्व ने ये साफ कर दिया है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अब तय करना पड़ेगा कि आप बीजेपी के साथ हो कि बाबा साहब अंबेडकर के साथ हो। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जितने लोगों में रोष है वो रोष खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो गुस्सा कम हो सकता है अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अब तय करना पड़ेगा कि आप बीजेपी के साथ हो कि बाबा साहब अंबेडकर के साथ हो। हम देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए और उन्होंने कहा वह तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पर, उन्हीं के मार्ग पर चलते हैं। तो मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अमित शाह ने चुटकी भी ली और कहा कि भाई खड़गे जी अभी इस बात को तय मान लें
कि 10-15 साल उनको वहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी बहुत आक्रामक रुख इस मसले पर है। उन्होंने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। राहुल गांधी भी बहुत आक्रामक हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष इस बात को लेकर बहुत गंभीर है। तमाम अम्बेडकरवादी लोग बहुत नाराज़ हैं इसको लेकर। लेकिन मेरा यही सवाल है कि क्या इसे अम्बेडकर बनाम मनु करने की कोशिश की जा रही और राजनीतिक फ़ायदा इसमें किसका है, या फिर बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा है इन नेताओं के मन में। जैसा कोई अपने आप को बाबा साहब के मार्ग पर चलने वाला बता रहा, कोई उनका अनुयायी बता रहा। 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला था, ये भी सवाल उठ रहा है। उससे पहले नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा जी ने खुद को दे दिया, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो बहुत इस तरीके के मुद्दे हैं। लेकिन ठीक है, नेहरू इंदिरा ने जो कुछ किया, लेकिन क्या अब आज बाबा साहब को अपमानित किया जाएगा, ये भी सवाल उठ रहा है। तो हमारे साथ चर्चा में मेहमान जुड़ चुके हैं डॉक्टर ओम सुधा। डॉक्टर ओम सुधा सामाजिक चिंतक के रूप में हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर निशा बुराक अम्बेडकरवादी हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत निशा जी आपका। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत स्वागत। संविधान और बाबा साहब को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले पूर्व जज बी.डी. नकवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद नकवी साहब, जय हिंद। हरिओम पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और गौरव जैन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। डॉक्टर ओम सुधा सामाजिक चिंतक के रूप में है हमारे साथ में। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर ओम सुधा से ही करूंगा। डॉक्टर ओम सुधा, ये जो मसला है पूरा, अमित शाह जी ने बयान दिया, सभी ने सुना, आपने भी सुना, हमने भी सुना। वो कह रहे हैं कि भाई मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उस बयान में है, जो ना चाहते हुए भी, अमित शाह जी ऐसा नहीं चाहते होंगे, लेकिन जो बयान से जो ध्वनि गई उससे यही हुआ कि साहब अंबेडकर का नाम लेने से ज़्यादा बेहतर है कि आप ईश्वर का नाम लीजिए तो आपको 7 जन्मों तक मुक्ति मिलेगी। और इस देश का जो शोषित पीड़ित दलित है वो तो कह रहा पहले इसी जन्म में मुक्ति हम दिला दें हमको, और अंबेडकर को वो इसी जन्म में मुक्ति दिलाने वाला मानता है। अंबेडकर घर घर पूजे जाते हैं। डॉक्टर ओम सुधा, सबसे पहले तो जो अमित शाह जी ने कहा है कि जो इतना नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग चले गए होते। अमित शाह जी रोज भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के नाम की राजनीति भी करते हैं, उसी की रोटी खाते हैं, तो अब तक उनको स्वर्गवासी हो जाना चाहिए था। स्वर्ग कूच करें। हम लोग किसी जीवित व्यक्ति के बारे में ऐसा ना कहें, मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है ऐसा ना कहें डॉक्टर ओम सुधा, आप गुस्से में होंगे। ठीक है, चर्चा को डिरेल मत करिए, चर्चा को शुरू होने दीजिए। और ये शब्द, इससे ना हम सहमत है ना हमारा चैनल सहमत है कि किसी को स्वर्गवासी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ओम सुधा शुरू करिए, बोलिए जी। दूसरी बात जो है कि जो है इनका जो नियत है, भाजपा और आरएसएस की नियत स्पष्ट हो गई है। पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि इस देश में अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पुतला सिर्फ एक बार फूका गया, दिल्ली के रामलीला मैदान में, वो आरएसएस ने फूका। क्या यह बात सही नहीं है? क्या यह बात सही नहीं है कि जब इस देश का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ तो आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा था, इसमें भारतीय जो है सभ्यता, भारतीय संस्कृति का कहीं कोई अंश नहीं है, इसमें मनुस्मृति का कोई अंश नहीं है। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि जब उस समय एक अखबार में छपा था कि जो डॉक्टर अंबेडकर की तुलना मनु से की गई थी, तो आरएसएस ने अपने मुखपत्र में लिखा था कि जो है अंबेडकर की तुलना मनु से हो ही नहीं सकती, मनु एक भगवान है, हम लोग मनु को पूजते हैं, पूरी दुनिया में मनु को पूजा जाता है सबसे पहले।
क्या यह सच नहीं है कि इस देश में 52 सालों तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया? अब मैं यहां से अपनी बात इसलिए शुरू करना चाहता हूं क्योंकि जिन लोगों ने आज तक राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया, तो कोर्ट का जब डंडा चला तब आरएसएस हेडक्वार्टर में इन्होंने तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। और जब कहते हैं ना, चुनाव कभी कभी मौके पर गधे को बाप कहना पड़ता है। आज जो है, जब इनको वोट की जरूरत है, तो अंबेडकर कह के जो है सबसे पहले इन्होंने अपमानित करने का काम किया। उसके बाद अब कह रहे हैं कि अंबेडकर का सबसे अधिक सम्मान क्या है? आरक्षण को लागू किया, निजीकरण करके पूरे देश को अपने टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम किया है। दूसरी बात, इन विपक्षी दलों के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये जो राजनीतिक दल हैं, मैं दोनों दलों के लिए मानता हूं कि अंबेडकर एक मुद्दा हो सकते हैं, चुनावी मुद्दा हो सकते हैं। लेकिन मैं दलित पैदा हुआ, मेरे दादा भैंस चराते थे, और आज हम कोट पहनकर आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हुआ है। हमारे पुरखों को जानवर समझा गया और आज हमको इंसान का दर्जा मिला है, ये बाबा, और इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हुआ है। 33 करोड़ देवी देवता इनके हुए थे, एक चपरासी तक नहीं बना पाया और हमें जानवर के से भी बदतर समझा जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, उनका संविधान आया, तो हमको मनुष्य होने का दर्जा मिला। हम सीएम, डीएम, एसपी, कलेक्टर सब बनने लगे। जिन लोगों के सामने हम चप्पल पहनकर खाट पर नहीं बैठ सकते थे, उन लोगों के सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हम कोट पहनकर 10,000 का जूता पहनकर बैठते हैं। इस वजह से आरएसएस और बीजेपी को नफरत है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, उनके संविधान से। ठीक है डॉक्टर ओम सुधा, ठीक है। मैं एक विचार प्रोफेसर निशा बुराक से लेता हूं, फिर उसके बाद हरिओम पांडे के पास जाऊंगा। हरिओम पांडे, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर निशा बुराक, ये एक अंबेडकर को लेकर जो एक राज्यसभा में अमित शाह का बयान है, एक तो जरा ये समझाइए कि इसमें भाई गड़बड़ क्या है। उन्होंने विपक्ष की तरफ तंज किया और कहा कि भाई बाबा साहब का वो राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं, और अमित शाह ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई उनके बयान को कांग्रेस पार्टी तोड़ मरोड़ रही है। और क्या इन राजनीतिक दलों के लिए अंबेडकर राजनीतिक मुद्दा है? जी, धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। जय भीम, जय भारत। जय भीम। देखिए, होम मिनिस्टर मिस्टर शाह का ये जो विवादित बयान है, मैं सर्वप्रथम तो इसकी पहली ही पंक्ति को उठाना चाहूंगी कि उन्होंने ये कहा कि कई बार डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया, अंबेडकर, मेरे ख्याल से 6 बार उन्होंने जो है वो डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया, और फिर कहा कि आजकल का ये फैशन हो गया है, कितनी बार जो है वो अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। तो मैं तो एक अंबेडकरवादी के तौर पर सर्वप्रथम तो मैं बड़ा गौरवान्वित, अपने आप में बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ इस बात पे कि चलिए, जो पूरे देश की आवाज है, आवाम की आवाज है, बहुजनों की आवाज है, इसका मतलब कि हमारे देश के गृह मंत्री को सच्चाई का पता लग गया है कि सच्चाई तो यही है कि पूरे देश भर में डॉक्टर अंबेडकर का जो नारा है, डॉक्टर अंबेडकर की जो बात है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो बहुत बढ़ चढ़कर जो है वो उस पर बात की जा रही है। और यहाँ मैं सभी दर्शकों से भी अपनी एक बात साझा करना चाहूंगी कि देखिए, मैं प्रोफेसर हूँ, बड़ी ही एलीट क्लास में मेरा उठना बैठना है, और आज से कुछ समय पहले जब हम लोग आपस में मिला करते थे, मिलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हम आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को अभिवादन देते हैं, तो उस समय पर बड़े लंबे समय तक, बचपन से लेकर और एक लंबे समय, आज से कुछ समय पूर्व तक, हम जो शब्द बोला करते थे, हम कभी कभी ये इस तरह के गुड मॉर्निंग की बजाय हम बात किया करते थे राम राम की। बड़ा मीठा शब्द है राम राम, राम राम की बात किया करते थे। तो लेकिन जब से ये जो राम राम है, इसका जो इसको बदल दिया गया जय श्री राम में, और वो जो जय श्री राम है वो बड़ा पेटेंट सा शब्द है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो पेटेंट किया गया है, तो वो उसमें वो मिठास नहीं थी। तो अब जो शब्द हम किसी रिश्ते नातेदार से मिलते हैं, किसी कॉलीग से मिलते हैं, किसी लाइक माइंडेड से मिलते हैं, अंबेडकरवादी से मिलते हैं, तो हम जो आपस में अभिवादन करते हैं तो हम बोलते हैं जय भीम का नारा बोलते हैं। और दुर्गेंद्र जी, आपको बड़ी हैरानी होगी कि जब हम खुश होते हैं तो जय भीम बोलते हैं, जब दुखी होते हैं तो जय भीम बोलते हैं।
जब गुस्सा आता है तो जोर से जय भीम बोलते हैं, और जब प्यार आता है फिर और जोर से जय भीम बोलते हैं जी। तो ये जो जय भीम जो है, ये जो शब्द है डॉक्टर अंबेडकर, ये इतना इतना फेमस एक संबोधन बन चुका है। और वो जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट मैंने इस बयान में, ये जो जब शुरू हुआ अंबेडकर 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 आजकल एक फैशन हो गया है, तो ये जो बौखलाहट है वो मुझे वहां कहीं ना कहीं अपने माननीय गृह मंत्री के चेहरे पर नजर आई है। ठीक बात है, ठीक अगर है। पूरा देश और दूसरी जो अपोजिशन है, अपोजिशन भी अगर इन चीजों का सहारा लेने लगे कि हाथ में संविधान की कॉपी दिखा रही है, हालांकि कांग्रेस का भी जो पूरा चिट्ठा है, आप दिलीप मंडल जी का आप जो है वो कोट देखिए, उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो बोल दिया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी पिछले जो पूरे व्याख्यान है कांग्रेस के किए हुए कि कैसे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को मजबूर किया कि वो रिजाइन कर जाए, क्या उनका रोल रहा हिंदू कोड बिल को न्याय प्रूव करने में, और किस तरीके से कानून मंत्री के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो सारे जो इतिहास की चर्चाएं चल रही हैं, उन इतिहास की चर्चाओं का फायदा एक आम जनता को, एक मेरे जैसे दर्शक को जरूर उससे जो है मिलेगा कि हमें कम से कम समझने में बड़ी आसानी होगी कि इन सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी क्या भूमिका रही है, डॉक्टर अंबेडकर के को कितना मतलब ये लोग मान सम्मान करते हैं। लेकिन साथ ही ये आपको बताना चाहूंगी कि जो पार्टी हिंदू कोड बिल के अप्रूव ना होने की बात कर रही है, जो उनके रेजिग्नेशन की बात कर रही है, जब मैं बचपन में पढ़ा करती थी कि जो साइमन कमीशन है वो भारत छोड़ो, भारत आया तो उसको भारत छोड़ो के नारे लगाए गए, गांधी जी ने लगाए। और मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है मुझे इतिहास की ये बात, कि उसमें जो आरएसएस है उसकी भी बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है। तो ऐसी बातें क्यों नहीं सामने लाई जाती? दूध का धुला हुआ तो यहाँ कोई भी नहीं है। अच्छा, अगर हम डॉक्टर जो है वो इसी बयान पे आगे चलते हैं जहां पे मिस्टर शाह ने ये कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो देखिए अगर आप इतनी बात कह रहे हैं कि अगर इतना नाम आपने भगवान का लिया होता तो आप स्वर्ग मतलब अपने 7 जन्मों के लिए स्वर्ग जो है वो आप उसकी बुकिंग करा लेते। तो मुझे तो लगता है कि ये जो राजनेता है ना, ये आम जनता को, मुझ जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, ये बस ये धर्म कर्म स्वर्ग नरक भगवान इन्हीं सब में उलझा के रखना ठीक बात है, ठीक बात, बहुत 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 महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा पहुंच गई है। और मुझे एक ब्रेक पर जाना है। प्रोफेसर निशा बुराक अम्बेडकरवादी हैं, वो कह रहे हैं कि दूध का धुला कोई नहीं है, और ये जो राजनेता हैं ये हमें आपको धर्म कर्म जाति इसमें उलझा कर रखना चाहते हैं। दरअसल असलियत क्या है, दवाई पढ़ाई सिंचाई कमाई इनकी बात नहीं करने देते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। अंबेडकर की विरासत किसकी सियासत, आज ये मंथन में इसी बात को लेकर चर्चा। पूरे देश में हंगामा अमित शाह के उस बयान को लेकर जो राज्यसभा में दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरिओम पांडे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, बाकी तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सीधे रुख हरिओम पांडे की तरफ। हरिओम पांडे, लगातार विपक्ष के नेता इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप अम्बेडकरवादी कैसे हो सकते हैं, आप तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, संघ वो चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, और अम्बेडकर जी कहा करते थे कि हिंदू राष्ट्र एक विपत्ति है, इससे भारत को बचाइए। तो दोनों बातें कैसे संभव हैं? आप मुझे बताइए तुर्केन जी, क्या अंबेडकर जी हिंदू थे या नहीं? हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं, और वो मरने से पहले वो बौद्ध धर्म अपना लिया था उन्होंने। ओम सुधा जी बीच में नहीं है। देखिए, जब आप कह रहे थे तो हमने आपको नहीं, ओम सुधा जी मत बोलिए, हरिओम पांडे को पूरा मौका दीजिए, बोलिए। ठीक, अंबेडकर जी भी हिंदू थे और दलित समाज हमारा जो है वो भी हिंदू ही है। अभी बांटने की राजनीति कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है तो दिख ही रहा होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है,
पूरे देश में अंबेडकर जी के संविधान दिवस को भाजपा किस तरह मनाती है, एक त्योहार की तरह। अंबेडकर जी को पूजने का काम किसने किया है, सबने देखा है। अंबेडकर जी का अपमान किसने किया है, नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक सबको पता है, सबको ज्ञात है अच्छे से। दलित समाज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसने किया है, ये सभी को ज्ञात है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी विश्लेषक यहाँ बैठे हैं, जितने राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, सभी को जानकारी है कि अंबेडकर जी के लिए, दलित समाज के लिए या किसी के लिए भी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह आगे बढ़कर उनके लिए हर योजना का लाभ वहां तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। घर घर किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होने दे रही। SC/ST समुदाय को अगर किसी ने जीवंत देने का कार्य किया है तो भाजपा ने किया है, और बहुत उच्च कोटि में जिसे कहते हैं सम्मान दिया है भाजपा ने। दलितों के यहाँ अगर किसी ने भोजन किया है, सर्वप्रथम राहुल गांधी जी नहीं गए हैं, नरेंद्र मोदी जी गए, अमित शाह जी गए, केशव प्रसाद मौर्य जी गए। हमारी पार्टी के नेता जाते हैं, जमीन पर उनके साथ बैठ के भोजन करते हैं। राहुल गांधी जी अपना टिफिन पैक करके लेके जाते हैं, अमित शाह जी लेकर नहीं जाते हैं। ये सभी को मालूम है। और रही बात इसका फायदा उठाने का, विपक्ष जो कार्य कर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सब पूरा दलित समाज जानता है कि भाजपा दलित समाज के साथ रही है, आगे भी रहेगी, और जब तक भाजपा है तब तक दलित समाज और भाजपा एक है, और हिंदू है, हिंदू है। हरिओम पांडे अब विपक्ष एक बात और कह रहा कि आपकी मंशा वो भी एक्सपोज हो गई जो आप कह रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार, क्योंकि आप मेजर संविधान संशोधन लेकर आ गए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और इसमें आपको 364 चाहिए, 2/3 बहुमत। तो वो कह रहे हैं इसीलिए 400 पार मांग रहे थे। वो कह रहे हैं देखो मैं सही कह रहा था, ये संविधान संशोधन करेंगे, ये संविधान बदल देंगे। और वो कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्री जी की भावना राज्यसभा में परिलक्षित हो गई, अब इसको लेकर भी आपको निशाना बनाया जा रहा है। हरिओम पांडे, देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन सभी जानते हैं, आप पत्रकार मैंने रेफरेंस दिया है, मैं इस पर चर्चा कतई केंद्रित नहीं करूंगा। चर्चा आज अंबेडकर पर रहेगी, इसलिए कृपा करके रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करें इसको। संविधान बदला नहीं जा रहा है, संशोधन किस चीज का हो रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का। कोई संशोधन किसी और चीज में नहीं हो रहा। आरक्षण में संशोधन तो नहीं हो रहा है ना, या आरक्षण में संशोधन हो रहा है, बताइए। इसमें 400 पार मिलते तो कर देते, आप उसमें भी कर देते, हम कह तो रहे हैं। नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे संशोधन हो रहा है। देखिए, एक रेफरेंस अमित शाह की इस बयान से विपक्ष को कहने का एक मौका मिल गया। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहने का मौका कुछ भी मिल जाए, हिंदू एक है, हिंदू एक रहेगा, और भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, इसमें कोई रोक टोक। तो फिर आप अंबेडकरवादी कैसे होंगे भाई? इसका जवाब आप देते जाओ। फिर मैं, आप अगर हिंदू राष्ट्र के समर्थक हो तो अंबेडकरवादी कैसे बनोगे? फिर तो दिक्कत है। दो अंबेडकरवादी बैठे हुए हैं। हम भी तो अंबेडकर जी को मानते हैं, मानते हो, लेकिन दोनों बातें हो नहीं सकती। या तो आप अंबेडकर को मानते हो, आप कह रहे हो कि आपके सारे नेता कहते हैं कि अंबेडकर के चरण चिन्हों पर हम चलते हैं, फिर संभव कैसे है? क्यों संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? अंबेडकर ने तो हिंदू राष्ट्र का प्रबल विरोध किया था। उन्होंने कहा था महाविपत्ति है, इससे भारत को बचाओ। बहुसंख्यक हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? अरे ये तो अंबेडकर जी से पूछो भाई, हमें क्या पता। अंबेडकर जी इसका जवाब दे सकते हैं। गौरव जैन ये कह रहे हैं कि आप लोग, गौरव जैन के पास आ रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। गौरव जैन ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्र के भी समर्थक हैं, और कह रहे हैं कि अंबेडकरवादी भी हैं, अंबेडकर जी का सम्मान भी करते हैं, और आप लोगों ने सदैव अंबेडकर जी का अपमान किया है, भारत रत्न नहीं दिया, अपने नेताओं को दे दिया, तमाम ढेरों आरोप है नेहरू और इंदिरा पर, और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक। जी देखिए, सबसे पहले तो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं, उन्होंने तमाम बातें कही। अंबेडकर जी हमेशा कहा करते थे कि उन्हें मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। अगर उन्होंने अंबेडकर जी की एक भी किताब पढ़ी होती तो आज जो उन्होंने बातें करी होती वो नहीं कहा होता यहाँ पे। सबसे प्रथम बात यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, एक तो ये दोनों बातें कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने हमेशा से जो ये हिंदू राष्ट्रवाद हो या किसी भी तरीके का फासीवाद हो या एक्सट्रीमिज्म हो, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। उन्होंने क्यों हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया था, ये भी जो है सबके सामने है। आप एक तरफ बोलते हैं कि अंबेडकर जी को हम मानते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि नहीं सब एक हो जाए, जात खत्म हो जाए, ये हो जाए। उसके बाद फिर आप जो एक फोटो ऑप्स होते हैं उसको आप बताते हैं कि हमने इस तरीके से दलितों का उत्थान कर दिया। आप याद करिए कि यही वही भाजपा है जो
कुछ महीनों पहले बोल रही थी कि आप हमें वोट दीजिए ताकि जो है हम संविधान बदल दें। इन्हीं के नेता जो थे वो संविधान बदलने के नाम पे वोट मांगते थे। अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूँ तो आपके रिकॉर्ड पर होगी ये चीज। तो ये कहना है कि हम अंबेडकर जी का सम्मान भी करते हैं और उनके संविधान की बात करते हैं, आपने क्या बोलते हैं नए नए दिवस बना दिए, अच्छी बात है, लेकिन जो उनकी मंशा थी कि दलितों का उत्थान हो, आप देखिए रिजर्वेशन की जो पॉलिसीज है उसके ऊपर क्या हुआ। लेटरल एंट्री करके आपने चीफ सेक्रेटरी लेवल पर कितने लोगों को आपने लगा दिया। एक तरीके से आरक्षण को आप किसी भी तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि हम अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं। ये वही बात है, हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और अमित शाह जी ने सत्ता के नशे में आकर ये बात कही है। ये मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ। ये बात वो चोरी चुपके कहते होंगे, अपने सर्कल में कहते होंगे, लेकिन जो ये बात उन्होंने संसद के पटल पे कही है, उनके अंदर से उनकी अंतरात्मा की निकली। वो मानते हैं, एक समझिए कि वो एंटीथीसिस बता रहे हैं अम्बेडकर जी को भगवान का, कि या तो आप भगवान को पूछ लेते तो आपकी जो है आप तर जाएंगे, अगर आप अम्बेडकर जी को पूछेंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे। तो यही उनके अंदर की मंशा थी और यही बात करके उन्होंने बता दिया कि वो क्या सोचते हैं दलित समाज के लिए और उसके बाद जो है अम्बेडकर जी के लिए। और हम चाहते हैं कि वो इस चीज के ऊपर माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगेंगे संसद के पटल के ऊपर तो आप समझिए देश में इतना बड़ा, आप लोगों सबको लगता है कि जनरल जो है, आप बात कर रहे थे मेजोरिटेरियनिज्म की कि 80% आबादी हिंदू है तो बहुसंख्यकवाद क्यों नहीं हो सकता है। उस 80% में 80% जो है वो SC ST OBC हैं, तो वो बोले कि हमारी बात क्यों ना हो, फिर वहां पे उनका बहुसंख्यकवाद कहाँ गया। जो जनरल आदमी है वो तो 15% है मेरे और आपकी तरह। तो अगर वो उस बात पे आ जाएंगे तो फिर आप उसका क्या जवाब देंगे? क्या वो अपना बहुसंख्यकवाद नहीं ला सकते? क्या आप 2000 साल से जिन लोगों का शोषण कर रहे हैं, जिनके संसाधनों पे आप कब्जा करके बैठे हैं, क्यों 1% व्यक्ति के पास 40% संपदा है देश की? तो इसका जवाब कौन देगा? अगर बहुसंख्यकवाद पे यहाँ पर देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी आ गए तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो इन बातों को आप जब बोलते हैं कि अम्बेडकर जी ने जो संविधान की परिकल्पना करी थी वो इसलिए करी थी कि सभी लोग समान भाव से रहें। उन्होंने ये नहीं बोला था कि हिंदू मेजोरिटी में हो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए और इस देश में दलित मेजोरिटी में हो तो दलित राष्ट्र हो जाए। जब सभी की बराबरी की परिकल्पना की थी, सभी को बराबरी का मौका दिया था और सभी के लिए बराबरी की आजादी दी थी। इसी आजादी को जो है भाजपा 60 साल 70 साल तक नहीं बचा पाई और उसके बाद आज जब उनको मौका मिला तो वो धीरे धीरे करके इस आजादी को खत्म करना चाहते हैं, जो आरक्षण है उसे खत्म करना चाहते हैं और किसी भी तरीके से अम्बेडकर जी के जो सिद्धांत हैं उनको खत्म करने का उनका पूरा मंसूबा है। जो वो इस चुनाव में चाहते थे कि 400 साढ़े 400 सीटें आ जाए तो हम संविधान बदल देंगे। ऑर्गेनाइजर में 1950 से भाजपा और RSS जो देश का संविधान है वो देश के लिए सही नहीं है। पुतलियां जला रहे हैं, पुतले जलाए गए थे। ठीक है गौरव जैन, मैं आऊंगा। दौरान क्या क्या नहीं कहा गया था कि ठीक है गौरव जैन, मैं आता हूँ आपके पास। डॉक्टर VD नकवी साहब के पास जा रहा हूँ, संविधान के जानकार, पूर्व जज। नकवी साहब, कुल मिलाकर जो ये अंबेडकर की विरासत को लेकर पक्ष और विपक्ष में जो बवाल चल रहा, संसद ठप, सड़क पर हंगामा, झंझट, दोनों असली अंबेडकरवादी होने का दावा कर रहे हैं और संसद गतिरोध है, तमाम चीज़ें गतिरोध है। अभी दोनों जो हमारे विचारक चिंतक हैं उन्होंने कह दिया कि भैया ये दोनों कम नहीं हैं, लेकिन अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है या कहीं ना कहीं बाबा साहब के लिए हृदय में कोई जगह वगह भी है लोगों के? अनम्यूट करिए नकवी साहब। हम सुन नहीं पा रहे नकवी साहब, प्लीज अनम्यूट। जी हाँ, अब आइए, बोलिए जी बोलिए। ठीक है, जो जिस अंदाज से मेरा ये कहना है कि अमित शाह जी ने जिस अंदाज से अम्बेडकर जी का जिक्र किया उससे तो ये लग रहा था उनका मजाक उड़ा रहे। मैं कुछ बड़ी अच्छी डिबेट हुई, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से चैनल के, कि बाहर इस देश में भगवान के मानने वाले भी हैं और भगवान के ना मानने वाले भी हैं। मैं काफी अम्बेडकर राइट्स के साथ रहा हूँ। उनका कहना यह है कि भाई हजारों साल तक हमारे पास जुल्म होता रहा, भगवान देखता रहा, तो हम भगवान को नहीं मानते। तो लेकिन अम्बेडकर जी को वो भगवान की तरह मानते हैं। वो ये मानते हैं कि अम्बेडकर साहब ने कौम को जगाया है, दलितों को जगाया है और एक संविधान जो ड्राफ्ट किया वो जाहिर है उनका किया हुआ है, जिसने एक ऐसा संविधान जिसके अंदर हर गरीब, दलित और सब लोगों को रिजर्वेशन मिला और लोग आगे बढ़े। आज देश के अंदर हमारे दलित भाई MP हैं, MLA हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब देन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो इस तरह से जो ताकतें हैं
हमें भारत आजादी से पहले और आज के भारत में तुलना करनी पड़ेगी। एक देश वो था जहां इक्वलिटी और जस्टिस की कोई जगह नहीं थी। हमारे समाज का जो कल्चर इथॉस था उसमें इक्वलिटी और जस्टिस की कोई जगह नहीं थी। ये जगह मिली हमारे संविधान से कि जहां जस्टिस भी के इंश्योर हुआ है, इसमें इक्वलिटी भी इंश्योर हुई, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी। तो ये एक रेवोल्यूशन हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए देश में एक रेवोल्यूशन हुआ। और जो ताकतें आज सरकार में हैं, अमित शाह जी इस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने सारे रिसोर्सेस को कंट्री के, हमारे बड़े अफसोस की बात यह है कि पूरी तरह से कारपोरेट वर्ल्ड को दे दिया और उसमें रिजर्वेशन खत्म किया गया। अंबेडकर का वो कितना भी नारा लगाए, उन्होंने रिजर्वेशन खत्म करके इस तरह से जो हमारे दलितों को डिप्राइव किया है रिजर्वेशन से, जो सबसे बड़ी बात है। आप अंबेडकर एक्ट के दुश्मन हैं, आप उन ताकतों के दुश्मन हैं जो बराबर की बात करते हैं। और इस देश के अंदर जो चीज लड़ाई है, अगर कोई खड़ा है रास्ते में इस मनुवाद की, जिसको मनुवाद कहते हैं, कि वो उसमें अंबेडकरवाद है। अंबेडकरवाद एक ऐसा फिलॉसफी है जो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको, हर एक वीकर सेक्शन की आवाज बन के उभरा है और एक बड़ी आवाज है। इस देश के अंदर लेफ्टिस्ट भी है, इसके देश के अंदर गांधीवादी भी हैं, लेकिन वो आज कमजोर हो गए हैं। देश जो भी देश जिस तरफ जा रहा है, मैं ही समझता हूं कि दलित भाइयों को बहुत एक तरह से तकलीफ हुई है अमित शाह जी के, और अमित शाह जी समझ गए कि उनसे गलती हो गई कि मेरा मकसद अपमान करना नहीं था। अपमान करने के बाद अब जो उनकी अल्फाज हैं, मुझे लग रहा है कि वो उनको खराब स्वप्न आ रहे हैं। डर है कि ये आवाज दलितों को और जगाएगी और लड़ाई देश की इस तरह से अमीर और गरीब की और आगे बढ़ेगी, जिसके चैंपियन अंबेडकरवाद ही हैं। और मुझे उम्मीद ये है कि लोग जागेंगे और लोग सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे आगे, और हिंदुस्तान के अंदर गरीबों को, दलितों को उनका पूरा हक मिलेगा। हम ऐसा भारत चाहते हैं, हम ऐसा भारत नहीं चाहते जिसमें सिर्फ चंद लोग पैसे वाले बन जाएं, सिर्फ चंद लोग हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी पर कब्जा कर लें। तो ये सब चीज है, लड़ाई इस तरफ जा रही है। लड़ाई का डायरेक्शन जो है वो अंबेडकर के बगैर अधूरा है, अंबेडकरवाद के बगैर अधूरा है इस देश के अंदर। दुर्गेश जी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही नकवी साहब ने। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूँ। क्या इस लड़ाई को विपक्ष मनु बनाम अम्बेडकर करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई उसका राजनीतिक फायदा है, या जो बात नकवी साहब कह रहे हैं कि ये अमीरी गरीबी असमानता के खिलाफ एक नया मोर्चा है? दरअसल दुर्गेश जी, काफी समय से, काफी लंबे समय से, जब से मोदी सरकार आई है, तो उन्होंने अंबेडकर जी को एक तरीके से कांग्रेस के पास जो थोड़ी बहुत विरासत थी उसको छीन लिया उन्होंने, और इस मामले में वो कांग्रेस से आगे निकल गए। कांग्रेस से उन्होंने सरदार पटेल को छीन लिया, कांग्रेस से उन्होंने अंबेडकर को छीन लिया। हालांकि कभी कांग्रेस ने इनको अपनाया नहीं था, लेकिन अब बीजेपी उसको बाकायदे चुनाव में बहुत ज्यादा उस चीज को लोगों के सामने ले जा रही थी कि अंबेडकर साहब ने के रास्ते के जो हम चल रहे हैं, हम ही असली वारिस हैं, हम ही देश को आगे ले जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ अमित शाह के मुंह से ये बात, जैसा कि नकवी साहब कह रहे हैं, उनका कोई शायद ऐसा रहा नहीं होगा, कुछ और कहना चाह रहे होंगे, और उस रेफरेंस बाद में चूंकि बाद की लाइनें देखिए तो उन्होंने उसको दुरुस्त किया, लेकिन जब वो निकल गई बात तो निकल गई। ये मौका मिल गया कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को कि ये सही मौका है। मनवाद का तो आरोप बीजेपी पे लगता ही रहा है, असली मकसद ये सामने आ गया। लेकिन पॉलिटिक्स में बेसिकली समय समय के साथ चीजें बदलती हैं। डॉक्टर अंबेडकर को अब कोई भी पार्टी, मैं लगातार कहता हूं, कोई भी पार्टी अब उनके बिना आगे बढ़ नहीं सकती, सर्वाइवल उसका है नहीं। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, करना पड़ेगा, क्योंकि युवा एजुकेटेड हो रहा है, समझ रहे हैं, संविधान की ताकत समझ रहे हैं। दूसरा, बहुत बड़ी आबादी जो जिसको हक नहीं मिलते थे, वो आबादी अब पढ़ लिख के वो समझ रही, हक मांग रही है। तो अब वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टियों की नजर में वोट बैंक है, वरना ना बीजेपी को कोई फिक्र थी डॉक्टर अंबेडकर की, ना ही आरएसएस और बीजेपी और जनसंघ को। पुराना इतिहास देखिए, चाहे हिंदू कोड बिल 1951 की बात रही हो, यही जनसंघ की जो पहले की पार्टी होती थी, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, और करपात्री महाराज उसके सर्वेसर्वा होते थे, बाद में जनसंघ बनी वो। तो पूरे देश में हिंदू कोड बिल के खिलाफ बाकायदे अभियान चलाया गया था।
डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ा बुरा लगा था इसमें और बाद में इस्तीफा भी दिया उन्होंने कुछ और चीजों को मिलाते हुए। और उसके पहले जाति के आधार पर जब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे डॉक्टर अम्बेडकर, मनुवादी व्यवस्था को क्रिटिसाइज करते थे, तो आरएसएस बहुत विरोध करती थी। आरएसएस का जब हृदय परिवर्तन हुआ दो बातों से हुआ। एक घटना आपको याद होगी मीनाक्षीपुरम की हुई थी, जहां पर तमाम दलितों ने, बहुत चर्चित घटना थी, दलितों ने इस्लाम अपना लिया था। जी 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 यस। और उसके बाद आरएसएस ने अपने एजेंडे में लिया कि हमें अब इनको दलितों को, उसके पहले तो वो हिंदू नहीं मानते थे, उनको दलितों को फिर अपने साथ समागम करने शुरू किए, तमाम लोगों के, वो सारी चीजें, वो बहुत क्रांतिकारी घटना थी। उसके बाद आरएसएस का रुख बदला। आरएसएस ने तमाम अपने आनुषंगिक संगठन और तमाम चीजें वो की। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल काम है सरकारों के लिए, कोई नहीं चलना चाहता, लेकिन मजबूरी है कि चलना पड़ेगा, क्योंकि अब अपने हकों के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। जितना जितना एजुकेशन आएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहते थे कि भाई मुझे मत पूछो, किताबें पढ़ो, वो यही बात थी कि पढ़ो, जब पढ़ोगे तो आप अपने हक समझोगे। संविधान में जो हक मिले हैं और जो ज्यादा भी हक मिलने थे जिन पे रोक लगाई गई, जैसे महिलाओं को उत्तराधिकार के प्रॉपर्टी राइट्स बहुत बाद भी मिले, बहुत विवाद हुआ। यही आरएसएस जनसंघ हिंदू कोड बिल लाने नहीं चाह रहे थे। जैसे पहले हिंदुओं में भी एक आदमी कई पत्नियां रख सकता था, इसका बड़ा विरोध हुआ था। जब इसका हुआ कि ये हिंदुओं में भी ये हटाया जाएगा, जैसे मुस्लिम समाज में है, आज विरोध हो रहा है बहुपत्नीत्वाद का, वैसे ही हिंदुओं में भी थी बहुपत्नीत्वाद, लेकिन वो विरोध हुआ। हिंदू कोड बिल खैर 3 उसमें आया बाद में और पास कराया नेहरू जी ने किसी तरीके से, लेकिन उसका बहुत विरोध हुआ था, इसलिए वो 3 खंडों में पास कराया गया था। तो यही जनसंघ आरएसएस बहुत विरोध में थी। वही जाति की राजनीति, जो जाति मतलब जिसमें की समानता है, जो कि एबॉलिश करना चाह रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, वो कांग्रेस ने भी नहीं करने दिया, वो जनसंघ और आरएसएस के जो तमाम संगठन ने वो भी नहीं करने दिया। वरना शुरुआत में ही संविधान में ही एबॉलिश हो जाती कास्ट, और कास्ट अगर एबॉलिश हो जाती तो आप देखते इक्वालिटी, वाकई में इक्वालिटी आती। कानून नियम लागू होने में बहुत समय लगता है, लेकिन समाज में धीरे धीरे जब वो कानून उस तरीके का होता है तो परिवर्तन आता है। वो नहीं होने दिया, ये दोनों पार्टियां उसके लिए दोषी हैं। तो आज उनकी चीजों को न कांग्रेस, बस मजबूरी है इसलिए अपनाना पड़ रहा है, वरना डॉक्टर अंबेडकर ने जो तमाम रास्ते दिखाए, जिस तरीके से समाज को आगे बढ़ने के लिए, सबसे बड़ी चीज जो देखिए दुग्गन जी इक्वलिटी की बात करते, कौन सा पार्टी अभी इक्वलिटी की बात कर रही? अभी तो ये महिला पुरुष में इक्वलिटी की बात नहीं कर पा रहे हैं, आगे मतलब जातियों में क्या इक्वलिटी की बात करेंगे? तो ये बहुत सारे ऐसे इशूज हैं। आज का जब बच्चा पढ़ लिख रहा, अंतरराष्ट्रीय विवाह कर रहा है, अंतर धार्मिक विवाह कर रहा है, जो अंबेडकर साहब चाहते थे कि इस तरीके के होना, तो अभी भी देखिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता उसको। पढ़े लिखे समाज में भी जिनके जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो अभी भी किसी दूसरी जाति में विवाह को उतना इंडोर्स नहीं करते, मतलब उतना मान्यता देते हैं ना कुछ करते। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो अभी भी समाज में बहुत कुछ होना है। केवल वोट की राजनीति है, जिसको जहां मौका मिल जाता है वो उसको उठा के और उस पोर्शन को बिल्कुल डिसेक्शन करके उसका और लोगों के बीच में लाते हैं कि देखिए साहब ये वाली बात इन्होंने बहुत दिनों बाद ये डिसेक्शन शब्द हमने सुना। जब कभी बायोलॉजी पढ़ते थे तो उसमें डिसेक्शन बॉक्स बड़ा एक आकर्षण का विषय होता था कि भाई इसके पास डिसेक्शन बॉक्स है। तो हम लोग बचपन में वो आमतौर पर आम छात्र अफोर्ड नहीं कर पाता था, मांग जांच का काम चलाते थे, भाई 2 कैंची खरीद लो, 1 चिमटी खरीद लो। डिसेक्शन बॉक्स एक अपने आप में, तो आज वो डिसेक्शन की बात की महेंद्र सिंह ने, और डिसेक्शन बॉक्स भी याद आ गया। और अब डिसेक्शन बॉक्स राजनीतिक दलों के पास है और बड़े आधुनिक टाइप के हैं, कि अब वो वाला नहीं है जो हम लोग पढ़ते लिखते थे, तुरंत डिसेक्ट कर देते हैं। गौरव जैन के पास मैं जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को लूँगा। भाई आपका दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि दोनों के लिए मजबूरी है अंबेडकर जी, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें, अगर वो जाति व्यवस्था पर आप दोनों सहमत हो जाते, हल्ला नहीं मचाते कि जाति व्यवस्था खत्म, तो आज मुझे लगता है देश की तस्वीर अलग होती। और फिर बार बार ना आरएसएस बीजेपी को कहना पड़ता कि हम हिंदू हैं, सारे हिंदू हैं।
तब तो जाति नहीं रहती, सब वो रहते जातियों मत बांटो। गौरव जैन जी देखिए, आज से 70 साल पहले 75 साल पहले देश के क्या हालात थे, उस वक्त में कांग्रेस का किस धड़ा जो था वो कौन मजबूत था, उस समय संसद की क्या कौन लोग संसद में थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उसके ऊपर तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन अगर आज की आप बात करें, आज के परिदृश्य की बात करें, तो हम पूरी तरीके से अंबेडकर जी की जो सोच है, अंबेडकर जी के जो विचार है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। और ये जो पीढ़ी है कांग्रेस पार्टी की, हमेशा से जो अंबेडकर जी का ध्वज है कि भैया जिसमें समानता की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, किसी का अधिकार ना छीना जाए, उसके लिए हम खड़े हैं। फिर वो कहीं पर भी हो, अगर आप समझिए कि कहीं पर किसी आदमी से लेकर, किसी समाज से लेकर के किसी एक व्यक्ति को पूरे संसाधन दे दिए जाते हैं, तो वो भी अंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ है और हम उसके साथ खड़े होते हैं। अगर कहीं पर हाथरस की घटना होती है, किसी बेटी के साथ दुराचार होता है, तो हम उसके पास जाते हैं। हम ये नहीं बोलते कि जो वहां पर आदमी है, जो वहां पर लोगों की हत्या कर रहे हैं, हम उसके साथ नहीं खड़े होते। तो ये कहना है कि पहले जो हुआ, हो सकता है हमसे गलतियां हुई और उस गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि उस वक्त पे हम कास्ट एबॉलिश नहीं कर पाए, और अगर कर देते तो आज देश की स्थिति कोई और होती। लेकिन आज की स्थिति देखिए ना, आज क्या कर सकते हैं। आज जो उनके विचार है, उनको बचाने के लिए, उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी जितना कर रही है, मुझे नहीं लगता कोई और दल कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने संविधान की लड़ाई यहाँ पे लड़ी थी और संविधान को मुख्य मुद्दा बनाया था। भाजपा जो थी वो चाहती थी कि संविधान बदल दिया जाए, और आप इस बात की शर्त रख के करिए कि जिस तरीके से अगर इनको सत्ता मिल जाती, 450 सीटें आती, तो ये संविधान बदल देते, क्योंकि इनका ये एजेंडा रहा है 1950 से लेकर के। इनके मुखपत्रों में निकलता था कि हम राष्ट्रीय ध्वज बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे, और राष्ट्र में इन्होंने कभी ना नेहरू जी को माना, ना गांधी जी को माना। ठीक है गौरव जैन, अब चूंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है तो मैं एक छोटी सी टिप्पणी हरिओम पांडे से लूंगा। हरिओम पांडे बहुत सारे आरोपों का पुलिंदा है, इतने सारे आरोपों का पुलिंदा लेकर अंबेडकर की राह पर चलना बहुत कठिन है। ऐसे ही अभी हमारे विश्लेषकों ने कहा कि भैया अंबेडकर वाद को अपनाना सरकारों के लिए बहुत मुश्किल है, नेताओं के लिए बहुत मुश्किल है। और जब इस तरीका का अतीत हो, ये कहा जाए कि भाई अंततः तो कहीं ना कहीं संघ की उत्पत्ति ही भाजपा है, और संघ ही जब अंबेडकर के खिलाफ खड़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। जो त्रुटियां कांग्रेस ने, नेहरू जी ने की है, अपमानित करके जो बाबा साहब को, हम उसे ठीक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक, हमने बाबा साहब का कोई अपमान नहीं किया है कभी भी, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी नहीं किया है, गृह मंत्री जी ने। अपमानित किसी ने अगर किया है तो नेहरू जी से लेके गांधी, ये राहुल गांधी जी तक कर रहे हैं। चलो गांधी जी को छोड़ दिया आपने, महात्मा गांधी को, कोई बात नहीं। चलिए डॉक्टर ओम सुधा, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी मैं चाहता हूं बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट का वक्त है। डॉक्टर ओम सुधा, एक छोटी सी टिप्पणी। अंबेडकर वोट हैं कि विचारधारा के रूप में कहीं ना कहीं धरती पर उतर रहे हैं? अनम्यूट करिए। अभी हरिओम बोल रहे थे भाजपा के हमारे साथी कि इनके नेता जाकर खाना खाते हैं दलितों। काहे भाई, काहे आ जाते हो हमारे यहाँ खाना खाने? अपने यहाँ खाना खाने बुलाओ, क्यों? हम लोग खाना खाने आएंगे तो सोफा गंदा हो जाएगा कि डाइनिंग टेबल गंदा हो जाएगा? बताओ भैया, माफ करो। और खाने का ऐसा प्रचार ही, इससे तो बात स्पष्ट है कि प्रचार करने के लिए हमारे यहाँ खाना खाना। बताओ भैया, ठीक है वक्त नहीं। हरिओम, जो है डॉक्टर अंबेडकर का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और राहुल गांधी तक अंबेडकर को, आपने अपने शो के इंट्रो में, दुर्गेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा, आपने डॉक्टर अंबेडकर तक नहीं बोला, आपने बाबा साहब बोला। और हम लोग प्यार और सम्मान से अपना आभार प्रकट करते हैं, हम लोग अंबेडकर नहीं बोलते। और जिस बदतमीजी से गृह मंत्री जी ने कहा है, कम से कम उस बदतमीजी से आज तक देश में किसी ने नहीं कहा। हम लोग बाबा साहब बोलते हैं, तो बाबा साहब अमित शाह जी बोले, यही उनका सबसे बड़ा सम्मान यही होगा। ठीक बात। प्रोफेसर निशा बोरा की छोटी सी टिप्पणी बहुत जल्दी। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ये बात तो निश्चित है कि ये देश बाबा साहब की आइडियोलॉजी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम प्रतीकों की राजनीति छोड़े, और अगर देश को बनाना ही है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बजाय आप जो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं सभी को फिर हिंदू क्यों बनाइएगा? सभी को ब्राह्मण बना दीजिएगा, सभी को वो बना दीजिएगा जिसे सर्वोच्च समझते हैं। तो जबरदस्ती का हिंदू राष्ट्र मत बनाइएगा, एक ऐसा राष्ट्र बनाइएगा जिसमें सभी सम्मान हो। ठीक बात है, थैंक यू। प्रोफेसर बीडी नकवी, बोलिए।
जी साहब, ऐसा की बातें हुई। आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। जी, देखिए ऐसा है कि अंबेडकर जी ने जो थ्योरी दी है कि लड़ोगे, पढ़ोगे तो लड़ोगे, लड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और पे बैक टू सोसाइटी जो कहा है, जो इन प्रिंसिपल को हमें देखना चाहिए। और हिंदुस्तान के संविधान हमको मानना है, जो संविधान का रेस्पेक्ट करेगा वो बाबा साहब की रेस्पेक्ट करेगा। आप ये समझ लीजिए, हम एक ऐसे देश में हैं जो एक मॉडर्न देश है, जो एक साइंटिफिक टेम्पर का देश है। हमें पाखंड से निकलना है और आगे बढ़ना है, और अंबेडकर जी के बगैर, उनकी आवाज के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक सच्चाई है, इस सच्चाई को सबको मानना होगा। हमको सबको मिलकर आगे बढ़ना है, और सबको, कमजोरों को, पिछड़ों को, दलितों को, धन्यवाद, जो कमजोर। धन्यवाद। महेंद्र सिंह, अंतिम टिप्पणी बहुत छोटी सी। बस यही है मेरा कहना। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट एक बात से नाराज हुआ कि जो रिसीवर साफ करने के लिए अभी जो लोगों को लगाया जाता है, और आदेश के बावजूद इस तरीके की घटनाएं हो रही। अब आप सोचिए कि सरकारें, तमाम सरकारें सभी जगहों में, हर प्रदेश में और सब जगह, तो आप सोचिए कि कहाँ समानता है, कहाँ बाबा साहब के उस पर चल रहे हैं लोग। मतलब इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, अभी ऊंच नीच इतना है गाइडलाइंस के बावजूद। तो ये सरकारें स्वाभाविक तौर पर अपने वोट बैंक को साधने के लिए सब कुछ कर रही हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से, उनकी तमाम चीजों से। संविधान बना हुआ है, मजबूरी है, बहुत बड़ा वर्ग है जो खिलाफत कर देगा, इस मजबूरी में ये लोग आगे कर रहे हैं। वरना अंदर से इनसे पूछो तो ये बिल्कुल भी उस चीज को, उनके विचारों को लाइक करते नहीं है। बाबा साहब ने लेकिन एक बड़ी लकीर खींच दी है, अब उसको मिटाना नामुमकिन है, और इसीलिए ये लोग मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह, डॉक्टर ओम सुधा, प्रोफेसर निशा बुराक, बीडी नकवी साहब, हरिओम पांडे और गौरव जैन, आपका धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुना, समझा और बाबा साहब के विचारों को भी जाना कि बाबा साहब क्या चाहते थे, इस देश को कैसा बनाना चाहते थे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान था, बल्कि उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड था रिजर्व बैंक। तो बाबा साहब के विचारों पर चलना बहुत कठिन है, और आज के लोग जो सरकारें चलाते हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।